एक दिसंबर 1955, मॉन्टगोमरी, अलाबामा। शाम का वक्त है। एक सिटी बस अपनी स्टॉप पर रुकती है। एक 40 साल की महिला दिन भर के काम से थकी हुई बस में चढ़ती है। वो अश्वेत लोगों के लिए जो हिस्सा तय था उसकी पहली कतार में बैठ जाती है। धीरे धीरे बस भरती है और फिर ड्राइवर पीछे मुड़कर उस महिला को एक श्वेत यात्री के लिए अपनी सीट छोड़ने को कहता है। सब चुप हो जाते हैं और वो महिला बस एक शब्द कहती है, नहीं। और ये एक नहीं 20वीं सदी के सबसे बड़े नागरिक अधिकार आंदोलनों में से एक की चिंगारी बन जाता है। ये महिला थी रोजा पार्क्स। और जब हम ये कहानी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही साहसी, मुखर, शायद थोड़ी विद्रोही सी महिला की तस्वीर बनती है ना? हाँ बिल्कुल, लगता है कि कोई बहुत लड़ने वाली महिला होंगी। ठीक वही। लेकिन कमाल की बात यह है कि असल में उन्हें जानने वाले लोग कहते थे कि वो शांत थीं, मधुर थीं और यहाँ तक कि शर्मीली थीं। खुद रोजा पार्क्स ने अपनी आत्मकथा का टाइटल रखा था क्वाइट स्ट्रेंथ, यानी खामोश ताकत। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि खामोशी और ताकत का आखिर रिश्ता क्या है। आज हम इसी सवाल की गहराई में जाएंगे। हमारे एक श्रोता ने सुजन केन की किताब क्वाइट से जुड़े कुछ लेख और नोट्स भेजे हैं और इन्हीं के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोवर्ट होने की, अंतर्मुखी होने की शक्ति क्या है, खासकर एक ऐसी दुनिया में जो लगातार हमें बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट होने के लिए कहती है। हम देखेंगे कि ये बहिर्मुखी आदर्श या एक्सट्रोवर्ट आइडियल कहां से आया, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लोगों के दिमाग में क्या जैविक अंतर होते हैं, और हाँ, लीडरशिप और क्रिएटिविटी में अंतर्मुखियों की छिपी हुई ताकतें क्या हैं। तो चलिए इसी बहिर्मुखी आदर्श से शुरू करते हैं। ये जो विचार है कि हमें हमेशा बातूनी होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए, ये आया कहाँ से? हमारे सूत्रों में डेल कार्नेगी का जिक्र है। बहुत मशहूर पब्लिक स्पीकिंग गुरु थे वो। हाँ, और उनकी कहानी काफी दिलचस्प है। वो एक खेत में पले बड़े एक शर्मीले, असुरक्षित लड़के थे। मतलब लोगों के सामने बोलने के ख्याल से ही उन्हें पसीना आ जाता था, लेकिन उन्हें खुद को पूरी तरह बदल दिया। और ये बदलाव सिर्फ उनका अपना नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। कार्नेगी की ये जो निजी यात्रा थी वो उस समय पूरे अमेरिकी समाज में हो रहे एक बहुत बड़े सांस्कृतिक बदलाव का आईना थी। एक इतिहासकार हैं वॉरेन सस्मिन, उन्होंने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। उन्होंने इसे चरित्र की संस्कृति से व्यक्तित्व की संस्कृति में बदलाव कहा है। चरित्र से व्यक्तित्व, इसे सुनने में तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं। इनमें क्या फर्क है? यहीं पर असली और गहरा फर्क है। देखिए, 19वीं सदी में अमेरिका छोटे छोटे कस्बों का देश था। सब एक दूसरे को जानते थे। तब चरित्र सबसे जरूरी था। मतलब आपकी नैतिकता, आपकी ईमानदारी। हाँ, कर्तव्य, सम्मान, वो गुण जो लोग आपके बारे में तब भी कहते जब आप कमरे में नहीं होते। लेकिन 20वीं सदी आते आते औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण हुआ, लोग गांवों से निकलकर बड़े शहरों में आने लगे। अब वो अजनबियों के साथ काम कर रहे थे। अच्छा, तो अब पहली छाप यानी फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ बन गया। ठीक समझे। अब सफलता के लिए व्यक्तित्व जरूरी हो गया। आप कितने आकर्षक हैं, कितने प्रभावशाली हैं। अचानक से खुद को बेचना एक जरूरी हुनर बन गया और डेल कार्नेगी जैसे लोगों ने इसी जरूरत को पूरा किया। धीरे धीरे ये विचार इतना गहरा बैठ गया कि बहिर्मुखी होना ही सफलता का एकमात्र रास्ता माना जाने लगा। और ये तो आज भी दिखता है। टोनी रॉबिन्स के वो बड़े बड़े सेमिनार। हाँ बिल्कुल, जहाँ लोगों को सिखाया जाता है कि अपनी ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, दूसरों पर छाप कैसे छोड़ें। यहाँ तक कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसी जगहों पर जहाँ कहते हैं कि क्लास में बोलना आपकी ग्रेड का 50% हिस्सा है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सोचिए उन छात्रों के बारे में जो स्वाभाविक रूप से शांत हैं। वो शायद दूसरों को ध्यान से सुन रहे हों, गहराई से सोच रहे हों, लेकिन क्योंकि वो हर मिनट हाथ नहीं उठाते, उन्हें एंगेज्ड नहीं माना जाता। बिल्कुल, उन पर लगातार बोलने का, खुद को साबित करने का दबाव रहता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो बहिर्मुखी स्वभाव को इनाम देता है और अंतर्मुखी स्वभाव को एक कमी की तरह देखता है। तो ये हमें सीधे लीडरशिप के सवाल पर लाता है। क्या एक अच्छा लीडर होने का मतलब हमेशा करिश्माई और मुखर होना ही है? हमें तो हमेशा यही सिखाया जाता है। ये लीडरशिप से जुड़ा सबसे बड़ा मिथक है। मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने एक बार कहा था कि उन्होंने जितने भी प्रभावी सीईओ देखे उनमें करिश्मा न के बराबर था। और जिम कॉलिंस ने अपनी मशहूर किताब गुड टू ग्रेट में पाया कि असाधारण सफलता हासिल करने वाली कंपनियों के लीडर्स
वो उन्हें लेवल 5 लीडर्स कहते थे। अच्छा। ये लोग अपने आकर्षक व्यक्तित्व के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि अपनी विनम्रता और एक पेशेवर इच्छा शक्ति के अजीब से मिश्रण के लिए जाने जाते थे। लेकिन एक मिनट, क्या ये थोड़ा आदर्शवादी नहीं लगता? आज की इस दुनिया में जहां हर तिमाही नतीजों पर नजर होती है, क्या एक शांत और विनम्र सीईओ सच में टिक सकता है? ये सवाल बहुत जायज है और इसका जवाब किम्बर्ली क्लार्क के पूर्व सीईओ डार्विन स्मिथ के उदाहरण में मिलता है। स्मिथ बहुत ही शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। जब उन्हें सीईओ बनाया गया तो एक डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि बोर्ड ने इस अजीब देहाती दिखने वाले आदमी को चुना है। लेकिन स्मिथ के अंदर एक फौलादी संकल्प था। उन्होंने कंपनी के सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले पेपर मिलों को बेचने का साहसी फैसला किया और पूरी कंपनी को कंज्यूमर पेपर बिजनेस में लगा दिया। ये तो बहुत बड़ा जोखिम रहा होगा। बहुत बड़ा, लेकिन उनके शांत आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय ने कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर पेपर कंपनी बना दिया। उनकी ताकत उनकी आवाज में नहीं थी, उनके फैसलों में थी। तो फिर अंतर्मुखी नेता ऐसा क्या अलग करते हैं? क्या उनके काम करने का तरीका अलग होता है? वॉर्टन स्कूल के प्रोफेसर एडम ग्रांट का एक बहुत दिलचस्प रिसर्च है इस पर। उन्होंने पाया कि अंतर्मुखी नेता अक्सर बेहतर नतीजे देते हैं, खासकर तब जब उनके कर्मचारी बहुत एक्टिव और नए विचारों से भरे हों। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि अंतर्मुखी नेता सुनने में बेहतर होते हैं। वो दूसरों के विचारों को जगह देते हैं, उन्हें प्रोत्साहन करते हैं और अच्छे आइडिया को लागू करने की ज्यादा संभावना रखते हैं। वहीं एक बहिर्मुखी नेता जो शायद खुद सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहता हो, वो ऐसे एक्टिव कर्मचारियों से खतरा महसूस कर सकता है या अनजाने में उनके विचारों पर हावी हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। ये मुझे वापस रोजा पार्क्स पे ले जाता है। उन्होंने आंदोलन की चिंगारी जलाई, लेकिन उस चिंगारी को आग में बदलने का काम मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया, जो एक बेहतरीन वक्ता थे, एक क्लासिक बहिर्मुखी थे। ये एक आदर्श साझेदारी का बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ही बस में सीट छोड़ने से मना किया होता तो शायद उसे सिर्फ एक और मुखर नेता का राजनीतिक स्टंट माना जाता। सही बात है। लेकिन जब रोजा पार्क्स जैसी शांत, सम्मानित और मामूली महिला ने ऐसा किया तो उसका नैतिक वजन कहीं ज्यादा था। उनके एक नहीं ने लोगों को अंदर तक झकझोर दिया, क्योंकि ये किसी राजनीतिक एजेंडे से नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय गरिमा से आया था। पार्क्स की शांत दृढ़ता ने वो नैतिक आधार तैयार किया जिस पर किंग अपने करिश्माई नेतृत्व की इमारत खड़ी कर सके। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग स्वभाव मिलकर एक मजबूत टीम बनाते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि क्या ये स्वभाव हमारे नियंत्रण में है या हम इनके साथ ही पैदा होते हैं? बिल्कुल। दशकों तक मनोवैज्ञानिक मानते थे कि ये परवरिश का नतीजा है, लेकिन फिर जेरोम केगन नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने एक बहुत लंबा अध्ययन किया। उन्होंने कई सालों तक 500 शिशुओं को उनके जन्म से लेकर बड़े होने तक ट्रैक किया। और उन्होंने क्या किया? अपने प्रयोग में वो 4 महीने के बच्चों को नई नई चीजों से मिलाते थे, जैसे रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे फूटने की आवाज। और उन्होंने क्या पाया? और उन्होंने पाया कि लगभग 20% बच्चे इन नई चीजों पर बहुत तीव्र प्रतिक्रिया देते थे। वे जोर जोर से रोते थे, हाथ पैर चलाते थे। केगन ने इन्हें हाई रिएक्टिव कहा। और बाकी 40% बच्चे शांत रहते थे, उन्हें लो रिएक्टिव कहा गया। और नतीजा तब चौंकाने वाला था जब केगन ने इन्हीं बच्चों से उनके बड़े होने पर दोबारा मुलाकात की। जो हाई रिएक्टिव शिशु थे वे ज्यादातर शांत, गंभीर और सतर्क किशोर बने, मतलब क्लासिक अंतर्मुखी। और जो शांत रहते थे वो बहिर्मुखी बने। हाँ, ज्यादातर। जो लो रिएक्टिव शिशु थे वे आत्मविश्वासी, सामाजिक और साहसी किशोर बने। मतलब हमारा स्वभाव काफी हद तक पैदाइशी है। इसके पीछे दिमाग में क्या चल रहा होता है? इसके पीछे हमारे दिमाग का एक छोटा बादाम के आकार का हिस्सा है जिसे अमिग्डाला कहते हैं। ये हमारे दिमाग का, कह सकते हैं, एक तरह का अलार्म सिस्टम है। हाई रिएक्टिव यानी अंतर्मुखी लोगों का अमिग्डाला ज्यादा संवेदनशील होता है। ये किसी भी नई चीज पर तुरंत एक्टिव हो जाता है, जिससे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आने लगता है। तो ये लोगों से मिलने जुलने का मामला नहीं है, बल्कि माहौल के प्रति संवेदनशीलता का है। एकदम सही कहा। अंतर्मुखी लोग पार्टी से इसलिए जल्दी नहीं थकते कि उन्हें लोग पसंद नहीं, बल्कि इसलिए थकते हैं क्योंकि उनका दिमाग लगातार बहुत ज्यादा जानकारी और उत्तेजना को प्रोसेस कर रहा होता है। तो ये उत्तेजना के इष्टतम स्तर वाले सिद्धांत से जुड़ता है ना, कि हम सब एक ऐसे माहौल में सबसे अच्छा काम करते हैं जहां न बहुत ज्यादा उत्तेजना हो न बहुत कम। एकदम सही। बस फर्क यह है कि हर किसी के लिए ये इष्टतम स्तर अलग अलग है। अंतर्मुखी लोग कम उत्तेजना वाले माहौल में अपना बेस्ट देते हैं, जैसे एक दोस्त के साथ गहरी बातचीत या किसी शांत कोने में किताब पढ़ना। बिल्कुल। वहीं बहिर्मुखी लोगों को एक्टिव महसूस करने के लिए
अधिक उत्तेजना की जरूरत होती है, जैसे एक बड़ी पार्टी या ऊंची आवाज में संगीत। कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, बस दिमागी वायरिंग अलग है। हम रचनात्मकता को बढ़ावा देने के नाम पर ऐसा माहौल बना रहे हैं जो असल में गहरी सोच को रोकता है। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वोजनियाक, जो एक क्लासिक अंतर्मुखी थे और जिन्होंने अकेले ही पहला एप्पल कंप्यूटर डिजाइन किया था, उन्होंने युवा इंजीनियरों को सलाह दी थी, अकेले काम करो। अकेले काम करो, ये तो बहुत बड़ा बयान है। लेकिन इसके पीछे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आधार है। किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करने की कुंजी है जिसे डेलिबरेट प्रैक्टिस कहते हैं। इसका मतलब है किसी काम पर पूरी एकाग्रता के साथ अभ्यास करना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारना। और इस तरह की गहरी एकाग्रता वो भीड़ में मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ अकेले में हो सकती है। चाहे वो एक संगीतकार हो जो घंटों रियाज कर रहा हो, या एक वैज्ञानिक हो जो लैब में किसी थ्योरी पर काम कर रहा हो। महान काम अक्सर एकांत में ही जन्म लेते हैं। तो ये तो साफ है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी स्वभाव के पीछे जैविक और मनोवैज्ञानिक कारण हैं। लेकिन क्या इन स्वभावों को देखने का नजरिया हर जगह एक जैसा है, या ये बहिर्मुखी आदर्श सिर्फ पश्चिमी दुनिया की देन है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और जवाब है नहीं। ये नजरिया सार्वभौमिक नहीं है। एक स्टडी में पाया गया कि एशिया के देश दुनिया के सबसे ज्यादा अंतर्मुखी देशों में से हैं, जबकि यूरोप और अमेरिका सबसे ज्यादा बहिर्मुखी। इसका कोई कॉन्क्रीट उदाहरण है? बिल्कुल। चीन में जो बच्चे शांत, शर्मीले और संवेदनशील होते हैं, उनकी अक्सर प्रशंसा की जाती है। स्कूल में उन्हें दोंगशी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है समझदार। अच्छा। हाँ, ये माना जाता है कि ऐसे बच्चे दूसरों की भावनाओं को बेहतर समझते हैं। वहीं उत्तरी अमेरिका में अगर कोई बच्चा बहुत शांत है, तो माता पिता और शिक्षक अक्सर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे को अपने खोल से बाहर निकलने की जरूरत है। मतलब जिसे एक संस्कृति में ताकत माना जाता है, उसे दूसरी में कमजोरी की तरह देखा जा सकता है। बिल्कुल। ये बहिर्मुखी आदर्श कोई प्राकृतिक नियम नहीं है, ये एक सांस्कृतिक पसंद है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि दुनिया भले ही मुखर लोगों को महत्व देती हो, लेकिन अंतर्मुखी स्वभाव की अपनी अनूठी और शक्तिशाली ताकतें हैं। रोजा पार्क्स के शांत साहस से लेकर स्टीव वोजनियाक की एकांत रचनात्मकता तक, खामोश ताकत ने हमेशा दुनिया को बदला है। बिल्कुल। और इसका सार अपने स्वभाव को समझने और उसे स्वीकार करने में है। ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की लड़ाई नहीं है। दोनों की अपनी अपनी ताकतें हैं, अपनी कमजोरियां हैं। सफलता का राज अपने स्वभाव के खिलाफ जाने में नहीं, बल्कि उसे समझकर अपने लिए सही माहौल और सही भूमिकाएं चुनने में। मतलब प्राकृतिक ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने में है। हाँ, उसे बदलने की कोशिश में बर्बाद करने में नहीं। मिथकों और परियों की कहानियों में हम सुनते हैं कि दुनिया में कई तरह की शक्तियां होती हैं। किसी को जादुई तलवार मिलती है, तो किसी को जादूगर से ज्ञान। असल चुनौती हर तरह की शक्ति को इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उस शक्ति का अच्छी तरह से उपयोग करना है जो आपको दी गई है। आज की बातचीत सुनकर ऐसा लग रहा है कि अंतर्मुखियों को शायद एक तरह की सुपर पावर मिली है, जैसे उन्हें एक ऐसे खजाने से भरे बगीचे की चाबी मिल गई हो जिसे कोई और नहीं देख सकता। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे अंदर उस बगीचे में कौन से खजाने छिपे हैं और हम उन्हें दुनिया के सामने कैसे ला सकते हैं।